नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई क्रेडिट सिस्टम हो है क्या, ठीक है। और सीबीएसई ये कब लाने वाली है, इससे क्या क्या चेंजेस आएंगे। और ये वीडियो जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो क्लास 9 से लेकर 12 के स्टूडेंट्स हैं, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होंगे। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जो क्रेडिट सिस्टम है वो हम लोग उसको पूरी तरह से डिकोड करेंगे इस वीडियो में और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सीबीएसई में मेनली ये किया जा रहा है और धीरे धीरे क्या होगा, ये जितने भी आईसीएसई स्कूल है या इंटरनेशनल बोर्ड्स के जो है वो भी स्कूल्स में भी ऐसे चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ था क्या बेसिकली, तो न्यूज़ देख सकते हैं कि जो सीबीएसई है वो प्लान कर रही है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस लाया जाए एकेडमिक फ्रेमवर्क में। बेसिकली क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए ही है और इसमें क्रेडिटाइजेशन वाला फैसिलिटी लाना चाहती है। और ये रिकमेंड किया गया था जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में कोरोना के दौरान। उसमें ही लिखा गया था कि क्रेडिट वाला सिस्टम हम लोग लाएंगे और जो मार्क्स वाला सिस्टम है, ठीक है, जो कौन फर्स्ट आ रहा है, कितने परसेंटेज आ रहे हैं, वो सिस्टम हटाया जाएगा। और इसका मेन एम क्या है, ये क्रेडिट सिस्टम लाने का सिस्टम क्या है, क्योंकि ये जो सिस्टम है बहुत नया नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज जैसे आईआईटीज़ हो गए, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम्स बहुत चलते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में भी, अमेरिका यूरोप में भी बहुत ये क्रेडिट सिस्टम ही ज़्यादातर चलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों किया जा रहा है, मार्क्स से हटकर हम लोग परसेंटेज से हटकर क्यों कर रहे हैं, तो मेन जो एम है वो यही है कि दिस एम्स टू इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क। यूनिफाइड फ्रेमवर्क मतलब क्या है कि कॉलेज में भी सेम जिस तरह से इवैल्यूएशन होते हैं उसी तरह से स्कूल्स में भी इवैल्यूएशन सेम हो सके। और जो गैप है ना, जो वोकेशनल और जनरल एजुकेशन का जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जनरल एजुकेशन मतलब जो हम लोग अभी तक एजुकेशन देते आ रहे हैं या मिलते आ रहा है, जिसमें हम लोग टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, टेस्ट होता है, मार्क्स मिलता है, बस हो गया। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, तो इस फोटो से आपको समझ आ जाएगा। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन जो होती है, जहाँ पर आपको स्किल्स मिलेंगे, आपको इंडस्ट्रीज के लिए रेडी बनाया जाएगा। लेकिन जो जनरल एजुकेशन था उसमें बेसिकली हम लोग कोई कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते थे या फिर हम लोग जस्ट क्लरिकल पोस्ट के लिए ही तैयार होते थे, लेकिन हमारा जो स्किल था हम लोग कुछ नहीं सीखते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होता था। तो अब जो है एम्फोसिस ज़्यादातर वो वोकेशनल एजुकेशन पे दिया जाएगा, स्किल बेस्ड पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये मेन एम है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लाने का, ठीक है। तो कुछ फीचर्स जो है हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में कि क्रेडिट मिलेंगे हर साल जो है, हर एकेडमिक ईयर में 40 क्रेडिट्स होंगे, ठीक है। और हर क्रेडिट्स के लिए कुछ कुछ घंटे दिए रहेंगे अवेलेबल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट है, ए सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, ठीक है। उसमें से एक दो तीन चार पाँच बहुत सारे चैप्टर्स होंगे और हर चैप्टर का कितना क्रेडिट होगा। मान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए 2 क्रेडिट है, सेकंड चैप्टर के लिए 3 क्रेडिट है। और क्रेडिट के हिसाब से ही क्या होगा, आवर्स भी एलोकेट होंगे कि इस क्रेडिट के चैप्टर के लिए कितना आवर्स देना होगा, ठीक है। तो ये बताया गया कि 40 क्रेडिट जो है बेसिकली थर्ड उसके लिए 1200 स्टडी आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, मतलब एक क्रेडिट का कितना हो जाएगा, तो 1200 बाई 440 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो एक क्रेडिट में लगभग 30 घंटे पढ़ाने होंगे, ठीक है, टीचर्स को। तो एक तरह से बेसिकली एक लेक्चर टाइप का हो जाएगा। ये जो फोटो है ये मैंने ऐड किया है, ये मेरा ही मार्कशीट है। बेसिकली हम लोग, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट किया हूँ, तो वहाँ पर यही सिस्टम शुरू से चलते आ रहा है, जिसको सीबीसीएस सिस्टम कहा जा रहा है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, तो वहाँ पर मार्क्स नहीं मिलते, इस तरह से क्रेडिट मिलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि पेपर कोड दिया रहेगा, फिर अपियरिंग स्टेटस रहेगा, फिर पेपर का नाम दिया रहता है, ठीक है। फिर पेपर टाइप कौन कौन से हैं, अलग अलग टाइप के पेपर हो सकते हैं, कुछ पेपर कोर होंगे, ठीक है, जो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर कुछ जेनरिक सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, फिर कुछ एईसीसी टाइप के होंगे, ठीक है, डीएससी टाइप के होते हैं अलग अलग। ये हर यूनिवर्सिटी में थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही बता रहा हूँ। लगभग यही सिस्टम स्कूल्स में भी आने वाला है। फिर कौन कौन से सेमेस्टर्स में ऐसे मार्क्स मिले हैं, फिर हर क्रेडिट जो है, ये मान लेते हैं जब पहला है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्रेडिट कितना है, 6, ठीक है। और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितना होंगे, तो 6 × 10 दैट इज 60, है ना। और
उसके लिए मुझे कितना मिला है, तो 10 मिला है, ठीक है। तो मतलब मुझे 60/60 मिला, मतलब 100% मिला है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। उसी तरह से देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंसेस, इसका क्रेडिट कितना है, तो 4 क्रेडिट है, ठीक है। तो जो कोर सब्जेक्ट होते हैं जनरली उसके क्रेडिट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोर से हटकर जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आर्ट क्राफ्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, उन सबको हम लोग इस कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका क्रेडिट ज़्यादा नहीं है, 4 है, मतलब टोटल मार्क्स, टोटल क्रेडिट कितने होंगे, तो 40 होंगे। अब 40 में से कितना मिले हैं मुझे, 36, ठीक है। तो 36 मिले हैं, तो इसीलिए हमें ग्रेड लेटर में मिल जाता है, तो ओ मिल जाता है 100% के लिए। 90% या 90% से अबव होगा तो ए प्लस मिलेगा, ठीक है। फिर 80 to 90% होगा तो ए कैटेगरी मिलेगा, है ना। तो ये देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, क्रेडिट वाइज। तो ये मैंने इसीलिए ऐड किया था कि ताकि आपको समझ आ जाए कि क्रेडिट सिस्टम बेसिकली होता है क्या। लेकिन एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका ये यूनिवर्सिटी लेवल का है, लेकिन जो सीबीएसई करने वाला है वो ओ ए इस तरह से नहीं बनाएगा ग्रेड, वो कुछ इस तरह से ग्रेडिंग करेगा, देख सकते हैं। A1 ग्रेड, A2 ग्रेड, B1 B2 C1 C2 D E एंड E1 E2, ठीक है। तो मतलब ये तो फेल ही होगा, एलिमिनेटेड होगा, ठीक है, ये पास नहीं होने लायक है। तो जो 91 to 100% है वो ग्रेड A1 में आएगा, A1, और ग्रेड पॉइंट उनको 10 पॉइंट मिलेंगे। 81 to 90 जो होगा A2 होगा, फिर सब्सिक्वेंटली इसी तरह से होगा, ठीक है। लेकिन जो ये ग्रेड A1 कितनों को मिलेगा, A2 कितनों को मिलेगा, तो कोई भी क्लास की जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसकी 1/8 होगी, उसको पहला कैटेगरी मिलेगा, मतलब A1। मान लेते हैं कि आपके क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है। तो A1 कैटेगरी कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा, तो सिर्फ 1/8 ऑफ 40, दैट इज सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को ही A1 कैटेगरी मिलेगा। फिर A2 कैटेगरी कितने को मिलेगा, तो फिर 5 स्टूडेंट को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे करके ही ग्रेड बने हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं 40 की जगह अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो 1/8 कर लेंगे, ठीक है। आसानी से आपको निकल जाएगा। लेकिन क्या लगता है आपको, ये सही हो रहा है? आखिरकार इसमें भी तो बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा कि हाँ फर्स्ट स्टूडेंट कौन है, नहीं है। ये सब जो ग्रेडिंग सिस्टम है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है, मार्क्स जो आता था परसेंटेज आता था, और इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ग्रेड आने से या ग्रेड देने से, ठीक है। क्योंकि 91 जिसको मिला है उसको भी A1 ही ग्रेड मिलेगा, और जिसको 100% मिला है उसको भी A1 ही ग्रेड मिलेगा। फर्क क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट परसेंटेज सिस्टम ही है कि 91% मिला तो 91% हुआ, 100% मिला तो 100% मिल रहा है। लेकिन ये जो ग्रेड वाला सिस्टम है बहुत ज़्यादा आपको नहीं एक्चुअल में बताएगा, ठीक है। फिर जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है उसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी जो एनपीएन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें भी ये दिया गया था कि स्टूडेंट के पास लिबर्टी होगी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं आर्ट्स के, तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये होना बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि सारे स्कूल्स में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ठीक है। मान लेते 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में से सिर्फ 2 बच्चों को ही ऐसा चॉइस आ गया कि हमको मैथ्स और साइंस के साथ साथ हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है 11-12 में। तो ये कॉम्बिनेशंस मिलना बहुत पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन शुरुआती दिनों में दिक्कतें होंगी स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है कैसे होंगे वो देखने वाली बात होगी। फिर ये इसका और एक बताया जा रहा है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा बाय इंटीग्रेटिंग क्रेडिट सिस्टम, जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, जैसे एथलेटिक्स हो गया, आर्ट, कम्युनिटी सर्विसेज, जो एनएसएस वाले होते हैं, है ना, नेशनल सर्विस कमीशन बेसिकली, एनएसएस स्कीम, वो कम्युनिटी सर्विसेज। क्रेडिट सिस्टम वुड आल्सो प्रोवाइज एम्फसाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। फिर ये क्यों किया जा रहा है, तो मैंने जैसे बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंड किया गया था क्रेडिटाइजेशन करने के लिए, और ये जो गैप है वोकेशनल और जनरल एजुकेशन का, उसको कम किया जा सके। टू इम्प्लीमेंट दिस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, जो यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है, उसी ने सेटअप किया था नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 2022 में, ठीक है। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है एक यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क है, जो इंटीग्रेट करता है इंटीग्रेटिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इनटू स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन,
ठीक है। तो ये जो एनसीईआरएफ का मेन काम ही है कि इस वोकेशनल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे एंड जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है, आईआईटीज़ वगैरह, आईआईएम्स, उसमें तो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन स्कूल्स में भी देना ये कंपलसरी हो जाएगा धीरे-धीरे, और बच्चों को वोकेशनल स्किल बेस्ड कोर्सेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम योर जेनेरिक कोर सब्जेक्ट्स, इसके साथ-साथ आपको वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस देना पड़ेगा, ठीक है? फिर एनसीईआरएफ का और एक फ़ायदा है कि जो भी आप क्रेडिट्स अर्न करेंगे, जितना भी आपको मिलेगा, वो डिजिटली स्टोर्ड हो जाएगा एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट्स में, जो कि आपको एक्सेसिबल हो जाएगा लिंक्ड डिजी लॉकर अकाउंट में। तो हर स्टूडेंट का ये भी आने वाला है सिस्टम कि हर स्टूडेंट का एक डिजी लॉकर अकाउंट बनेगा। जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है, जिस तरह से हर इंडिविजुअल का एक आधार नंबर होता है, पैन नंबर होता है, उसी तरह से एक डिजी लॉकर भी बनेगा, जो बेसिकली एक लॉकर होगा, लेकिन डिजिटल फॉर्म में होगा। वहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप सॉफ्ट कॉपी की तरह उसको आप स्टोर कर सकते हैं, और जब भी कभी भी किसी को भी ज़रूरत होगा, तो आप आसानी से उसको सॉफ्ट कॉपी ही दिखा सकते हैं, और वो एक्सेप्टेबल भी होगा, कोई मना नहीं कर सकता। डिजी लॉकर का अगर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है? ये अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो उसमें कर सकते हैं। आपके जो या ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सब कुछ आप डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फ़ायदा है। फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट सिस्टम जो है, वो क्या-क्या स्ट्रक्चर होंगे, करिकुलम में क्या चेंजेस होंगे फॉर क्लास 9 एंड 10 के लिए, और 11 एंड 12 के लिए हम लोग अलग-अलग समझ लेते हैं। तो फॉर क्लास 9 एंड 10 के लिए स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने होंगे 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है? या 10 सब्जेक्ट, ये 10 सब्जेक्ट कौन-कौन से होंगे? तो 3 होंगे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स एंड 7 जो होंगे वो कोर सब्जेक्ट्स होंगे। अब 3 जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे, उनमें से 2 एटलीस्ट तो इंडियन होने ही चाहिए, ठीक है? और एक आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है? तो 2 इंडियन लैंग्वेजेस में एटलीस्ट ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश एंड जो उनकी रीजनल भाषा है, मदर टंग है, वो पढ़ते होंगे। इंग्लिश के साथ वो हिंदी लेते हैं, बंगाली लेते हैं, तमिल, तेलुगु कुछ भी ले सकते हैं। फिर ये 2 हो गए, साथ ही साथ संस्कृत भी बहुत स्टूडेंट लेते हैं, और उसके अलावा एटलीस्ट 2 तो रहेंगे, या फिर आप तीनों ही ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ठीक है? या फिर आप कोई फॉरेन सब्जेक्ट, अगर जर्मन सीखना हो, फ्रेंच सीखना हो, चाइनीज़ सीखना हो, रशियन सीखना हो, स्पेनिश सीखना हो, तो वो भी आप सिर्फ़ एक ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप फॉरेन लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। फिर जो 7 कोर सब्जेक्ट कौन-कौन से होंगे? तो वो होगा मैथ्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एक हो गया। फिर सोशल साइंस एज़ इट इज़ रहेगा, साइंस एज़ इट इज़ रहेगा, आर्ट एजुकेशन रहेगा, ठीक है? फिज़िकल एजुकेशन एंड वेल-बीइंग, जिसमें योगा, इन सब पे फिज़िकल एथलीट्स में फ़ोकस किया जाएगा। फिर वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे होगा एक सब्जेक्ट, एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन पे भी होगा। हाँ, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी किया जा रहा है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक एनवायरमेंटल एजुकेशन कंपल्सरी किया जा रहा है। तो ये हो गए आपके 7 कोर सब्जेक्ट, और बाकी हो गए 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, ठीक है? ये अभी चेंजेस होंगे। फिर जो हमारा 11-12 में करिकुलम क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, टोटल 6 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, ठीक है? जिसमें से 2 सब्जेक्ट जो होंगे वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे, और 4 जो होंगे वो कोर सब्जेक्ट होंगे, ऑप्शनल भी हो सकता है, 5th जो होगा वो ऑप्शनल हो जाएगा, और जो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे उसमें से एक जो होगा एटलीस्ट इंडियन होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो या कॉमर्स के हो, वो लोग इंग्लिश तो चूज़ करते ही हैं। इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी हो या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो एक एटलीस्ट इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। जिन स्टूडेंट को बाहर जाके पढ़ना है, फॉरेन लैंग्वेज जर्मनी-वर्मनी कुछ भी आप सीख सकते हैं, एंड बाकी जो 4 सब्जेक्ट होंगे वो जैसे रहता है नॉर्मली वही रहेंगे। तो ये बेसिकली ये करिकुलम में चेंजेस होंगे। और ये जो बात की जा रही है क्रेडिट सिस्टम कब से लाया जाएगा? क्या ये जो 2024 से लेकर 25 वाला है, उसमें ये लाया जाएगा या किसमें लाया जाएगा, ये अभी तक बताया नहीं गया है सीबीएसई से, ठीक है? और ये क्योंकि अभी ट्रायल फेज़ में है, तो ये पायलट फेज़ में कुछ-कुछ स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, फिर जो रिव्यू आएगा वहाँ से, फिर इसको पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे इसको लाया जाएगा, ठीक है? तो 1-2 साल इसमें लग सकता है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में, और अगर और भी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, जो दो ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की, वहाँ पर जाके आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्रेडिट बेस्ड सिस्टम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।